प्राचीन काल के गणितज्ञ प्रकृति में तरह तरह के वक्रों को देखकर उन पर मोहित हो गए और उन्होंने इनके ज्यामितीय गुणधर्मों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि ये वक्र काफी उपयोगी भी हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यूनानी गणितज्ञ अपोलोनियस ने तरह तरह के शांकुओं का अध्ययन किया। आप तो जानते ही हैं कि दीर्घवृत्त, परवलय तथा अतिपरवलय शांकुओं के उदाहरण हैं। पर इन वक्रों के अध्ययन की नींव रखी देकार्त ने। देकार्त ने अपने कार्य से आरंभिक गणित का एकीकरण किया था। उससे पहले आरंभिक गणित दो अलग अलग भागों में बटा था, यानी बीजगणित और ज्यामिति। देकार्त ने ज्यामितीय आकारों को समीकरणों के रूप में और समीकरणों को ज्यामितीय आकारों के रूप में देखने की विधि विकसित की। यदि हम अतीत को देखें तो हम पाएंगे कि शुरू में कलन का विकास कुछ ज्यामितीय प्रश्नों को हल करने के दौरान हुआ था। इन वक्रों का अध्ययन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है चित्रीय अथवा ज्यामितीय तरीका और दूसरा है वैश्लेषिक तरीका। इस कार्यक्रम में हम इन दो तरीकों के परस्पर संबंध की चर्चा करेंगे। इसके लिए हम पहले कुछ समान वक्रों को लेंगे और इनके ज्यामितीय लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इस वक्र को देखिए, ये वक्र y अक्ष के प्रति सममित है, जबकि ये वक्र y अक्ष के प्रति सममित नहीं है। ये वक्र निरंतर वर्धमान है। ये वक्र प्रथम चतुर्थांश में निरंतर ह्रासमान है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस वक्र का इस बिंदु पर एक उच्चिष्ट है। हमने सिर्फ लेखा चित्रों को देखकर इन वक्रों की सममिति, एकदिष्टता और उच्चिष्ट मानों का पता किया है, पर इन लक्षणों की जानकारी हमें इन वक्रों के समीकरणों के अध्ययन से भी मिलती है। तो आइए इन लक्षणों को एक एक करके लें और इनका अध्ययन इन वक्रों के समीकरणों द्वारा करें। सबसे पहले हम सममिति का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के शरीर में ही हमें सममिति का एक उदाहरण मिलता है। ये इस ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रति सममिति है। इसीलिए जब दर्जी कपड़ा काटता है तब वो मनुष्य के शरीर की सममिति का बराबर उपयोग करता है। हमें अपने आसपास सममिति के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आइए कुछ सममित लेखा चित्रों के बारे में चर्चा करें। ये वक्र y अक्ष के प्रति सममित है। ये वृत्त x अक्ष और y अक्ष दोनों के प्रति सममित है। आइए एक और वक्र को देखें। ये वक्र रेखा y बराबर x के प्रति सममित है, किंतु ये वक्र x अक्ष या y अक्ष किसी के भी प्रति सममित नहीं है। अब मान लीजिए कि हमें इन वक्रों को दिखाया नहीं गया है, केवल इनके समीकरण ही दिए गए हैं। जैसे y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और y बराबर 1/x। इन वक्रों की सममिति की जांच हम किस प्रकार कर सकते हैं? आप ध्यान से देखें। यदि वक्र के समीकरण में x के सभी घात सम हो तो ऐसा वक्र y अक्ष के प्रति सममित होगा। आप देख सकते हैं कि ये वक्र और ये वक्र y अक्ष के प्रति सममित है, किंतु ये वक्र y अक्ष के प्रति सममित नहीं है। इसी प्रकार यदि वक्र के समीकरण में y के सभी घात सम हो तो ऐसा वक्र x अक्ष के प्रति सममित होगा। आप देख सकते हैं कि ये वक्र और ये वक्र x अक्ष के प्रति सममित नहीं है, किंतु
ये वक्र x अक्ष के प्रति सममित है। हम रेखा y बराबर x के प्रति सममिति की भी जांच कर सकते हैं। यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर y और y के स्थान पर x रखने से कोई अंतर ना आता हो तो ऐसा वक्र रेखा y बराबर x के प्रति सममित होता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वक्र रेखा y बराबर x के प्रति सममित हैं, किंतु ये वक्र रेखा y बराबर x के प्रति सममित नहीं है। इसी प्रकार मूल बिंदु के प्रति भी हम सममिति की जांच कर सकते हैं। यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर -x और y के स्थान पर -y रखने से कोई अंतर ना आता हो तो ऐसा वक्र मूल बिंदु के प्रति सममित होता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वक्र मूल बिंदु के प्रति सममित हैं, किंतु ये वक्र मूल बिंदु के प्रति सममित नहीं है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि किस प्रकार वक्र के समीकरण से वक्र के सममिति के बारे में जानकारी मिल सकती है। आइए एक और दूसरे लक्षण पर विचार करें। एक दिष्टिता अर्थात ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते वक्र। वक्र y बराबर sin x के ग्राफ को देखिए। जब x में 0 से π/2 तक की वृद्धि होती है तब ये वक्र ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। अब यदि x में π/2 से 3π/2 तक की वृद्धि होती है तब ये वक्र नीचे की ओर उतरता जाता है। इसके बाद जब x में 3π/2 से 5π/2 तक की वृद्धि होती है तब ये वक्र फिर ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। मगर एक बात अवश्य ध्यान में रखिए कि ग्राफ का उतार या चढ़ाव देखने के लिए आपको हमेशा बाएं से दाएं ओर चलना चाहिए, क्योंकि ये वो दिशा है जिसमें x में वृद्धि होती है। आइए अब इस वक्र को देखें। ये O तक नीचे उतरता जाता है और फिर ऊपर उठने लगता है। हम ये भी कह सकते हैं कि x के ऋणात्मक मानों पर यह नीचे की ओर उतरता जाता है और x के धनात्मक मानों पर ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। पर यदि केवल वक्र का समीकरण प्राप्त हो तो उसके ग्राफ का उतार चढ़ाव का पता लगाने के लिए हमें अवकलज के चिन्ह की जांच करनी होती है। यदि बिंदु A पर dy/dx धनात्मक है तो इसका ये अर्थ निकलता है कि A के प्रतिवेश में यानी कि A के आसपास ग्राफ अवश्य ऊपर की ओर चढ़ रहा होगा। दूसरी तरफ यदि बिंदु B पर dy/dx ऋणात्मक है तो इससे ये अर्थ निकलता है कि B के प्रतिवेश में ग्राफ नीचे की ओर उतर रहा होगा। वक्र y बराबर sin x को लीजिए। यहाँ पर dy/dx cos x के बराबर है और cos x तभी धनात्मक होता है जबकि x 0 और π/2 के बीच में हो या 3π/2 और 5π/2 के बीच में हो इत्यादि। ये वही अंतराल हैं जिनमें sin x का ग्राफ ऊपर की ओर उठता जाता है। यदि हम y बराबर x स्क्वायर को लें तब dy/dx 2x के बराबर होता है। अब 2x तभी धनात्मक होगा जबकि x धनात्मक होगा। इसलिए यदि x धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर की ओर उठता जाता है। इसी तरह यदि x ऋणात्मक है तो 2x भी ऋणात्मक होगा। इससे ये मतलब है कि यदि x ऋणात्मक है तो ग्राफ नीचे की ओर उतरता जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि dy/dx से हमें वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती है। यदि हम किसी वक्र को एक गतिमान कण द्वारा अनुरेखित पथ मान लें तो किसी भी बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा से हमें उस बिंदु पर उस कण की गति की दिशा मिल जाती है। अभी तक हमने उतरते और चढ़ते लेखा चित्रों के बारे में बात की है। इस ग्राफ को देखिए। यहाँ ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर चढ़ता जाता है और यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर उतरता जाता है। पर इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आप ध्यान से देखिए। इस बिंदु के बाईं ओर ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता जाता है और दाईं ओर ग्राफ नीचे की ओर उतरता जाता है। ये बिंदु हमें एक पर्वत शिखर की तरह नजर आता है। उसी प्रकार ये बिंदु हमें
एक घाटी के तल की तरह नजर आता है। एक चरम बिंदु से दूसरे चरम बिंदु तक कूदने का परिणाम। इस पर्वत शिखर को हम उच्चिष्ट और इस घाटी के तल को हम निम्निष्ट कह सकते हैं। यदि और सटीक शब्दों में कहें तो इस बिंदु को हम स्थानीय उच्चिष्ट और इस बिंदु को हम स्थानीय निम्निष्ट कहते हैं। स्थानीय उच्चिष्ट पर फलन मान अपने आसपास के फलन मानों से अधिक होता है तथा स्थानीय निम्निष्ट पर फलन मान अपने आसपास के फलन मानों से कम होता है। यदि हम उच्चिष्ट के आसपास के बिंदुओं पर स्पर्श रेखा को खींचें तो हम पाते हैं कि उच्चिष्ट मान की बाईं ओर की स्पर्श रेखा की प्रवणता धनात्मक है और दाईं ओर की स्पर्श रेखा की प्रवणता ऋणात्मक है और उच्चिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा क्षैतिज होती है, यानी इसकी प्रवणता शून्य होती है। अब हम इसी स्थिति को बीजीय रूप से आसानी से दिखा सकते हैं। वक्र के किसी बिंदु पर उच्चिष्ट है या नहीं, ये जानने के लिए हम उस बिंदु के प्रतिवेश में dy/dx के चिन्ह की जांच करते हैं। वक्र के किसी बिंदु x0 y0 पर उच्चिष्ट होगा यदि dy/dx का मान x के x0 से छोटे मानों के लिए धनात्मक होगा और x0 से बड़े मानों के लिए ऋणात्मक होगा तथा x0 पर 0 होगा। इसी प्रकार हम वक्र के निम्निष्ट बिंदुओं के प्रतिबंधों को भी लिख सकते हैं। वक्र के किसी बिंदु x1 y1 पर निम्निष्ट होगा यदि dy/dx का मान x के x1 से छोटे मानों के लिए ऋणात्मक, x1 से बड़े मानों के लिए धनात्मक तथा x1 पर 0 के बराबर होगा। इन प्रतिबंधों से ये अर्थ निकलता है कि निम्निष्ट से होकर जाते हुए dy/dx का चिन्ह ऋणात्मक से बदलकर धनात्मक हो जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि निम्निष्ट बिंदु से जाने पर dy/dx में वृद्धि होती जाती है। अब dy/dx की वृद्धि के बारे में हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? उस बिंदु पर अगर dy/dx का अवकलज यानी d2y/dx² धनात्मक है, तब हम कह सकते हैं कि उस बिंदु के आसपास dy/dx में वृद्धि हो रही है। इसलिए निम्निष्ट बिंदु के लिए पहले दिए गए प्रतिबंधों के स्थान पर अब हम कुछ नए प्रतिबंधों को लेंगे, जैसे कि वक्र के किसी बिंदु x1 y1 पर निम्निष्ट होगा यदि dy/dx का मान x बराबर x1 पर 0 तथा d2y/dx² का मान x बराबर x1 पर धनात्मक होगा। इसी प्रकार उच्चिष्ट बिंदु के लिए भी हम प्रतिबंधों को लिख सकते हैं। वक्र के किसी बिंदु x0 y0 पर उच्चिष्ट होगा यदि dy/dx का मान x बराबर x0 पर 0 तथा d2y/dx² का मान x बराबर 0 पर ऋणात्मक होगा। इसका मतलब है कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए पहले हम वे बिंदु खोजते हैं जिन पर प्रथम अवकलज शून्य होता है और तब उन बिंदुओं पर द्वितीय अवकलज के चिन्ह की जांच करते हैं। आइए अब वक्र के एक और ज्यामितीय लक्षण पर नजर डालें। ये लक्षण है अवतलता। वक्र खींचते समय हमें ये बताया जाता है कि हम जितने बिंदु आलेखित कर सकते हैं आलेखित कर लें और उन्हें एक निष्कास वक्र से मिला दें। पर कठिनाई ये है कि हम दो बिंदुओं को कई विधियों से मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए A और B को इस तरह, इस तरह, इस तरह अथवा इस तरह मिलाया जा सकता है। आइए इन पर एक एक करके विचार करें। पहली स्थिति में वक्र के भाग को अधोमुखी अवतल कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि वक्र के इस हिस्से के पिछले बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो वक्र के ऊपर होगी। दूसरी स्थिति में वक्र ऊपरी मुखी अवतल है। इस हिस्से के
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र के नीचे रहेगी। ऊपरी मुखी अवतलता और अधोमुखी अवतलता को समझने की एक सरल विधि भी है। कल्पना कीजिए कि वक्र पर आप बाईं से दाईं ओर साइकिल से जा रहे हैं। यदि आप बाएं मुड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि उस हिस्से में वक्र ऊपरी मुखी अवतल है। और यदि आप दाएं मुड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि वक्र उस बिंदु के आसपास अधोमुखी अवतल है। अब हम तीसरी और चौथी स्थितियों की भी जांच कर सकते हैं। इन स्थितियों में वक्र का एक भाग तो ऊपरी मुखी अवतल है, जबकि दूसरा भाग अधोमुखी अवतल है। एक बिंदु के आसपास वक्र अधोमुखी अवतल है अथवा ऊपरी मुखी अवतल है, इसका पता हम द्वितीय अवकलज के चिन्ह को भी देखकर लगा सकते हैं। पहली स्थिति में वक्र अधोमुखी अवतल है। इसका संकेत हमें द्वितीय अवकलज के ऋणात्मक होने से भी मिलता है। दूसरी स्थिति में धनात्मक द्वितीय अवकलज ऊपरी मुखी अवतल वक्र का संकेत देता है। तीसरी स्थिति में हम पाते हैं कि ए और सी के बीच वक्र ऊपरी मुखी अवतल है और सी और बी के बीच वक्र अधोमुखी अवतल है। ए और सी के बीच द्वितीय अवकलज धनात्मक है तथा सी और बी के बीच द्वितीय अवकलज ऋणात्मक है, जबकि सी पर द्वितीय अवकलज 0 के बराबर है। अगर हम चिन्हों को उलट दें तो हमें चौथी स्थिति का संकेत मिलता है। यहाँ ए और सी के बीच d2y/dx² ऋणात्मक होता है, सी और बी के बीच ये धनात्मक होता है तथा सी पर ये 0 होता है। इन दो स्थितियों में हम ये पाते हैं कि बिंदु सी पर वक्र की अवतलता बदल जाती है। वक्र के ऐसे बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। अब तक हमने वक्र की सममिति, एकदिष्टता, उच्चिष्ट, निम्निष्ट एवं अवतलता के बारे में चर्चा की है। आइए अंत में वक्र के एक और लक्षण पर विचार करें। ये हैं वक्र की अनंत स्पर्शियां। हम केवल उन्हीं अनंत स्पर्शियों पर विचार करेंगे जो x अक्ष अथवा y अक्ष के समानांतर हैं। मूल बिंदु से दूर वक्र की प्रवृत्ति का संकेत हमें उसकी अनंत स्पर्शी से मिलता है। इन दोनों वक्रों को देखिए। इनमें पहले का समीकरण है y बराबर 1/x और दूसरे का समीकरण है y बराबर tan x। आइए पहले हम पहले वक्र को ध्यान से देखें। यदि x के मान में वृद्धि होती जाए तो क्या होगा? हम देखते हैं कि वक्र और x अक्ष के बीच की दूरी कम होती जाती है। उसी प्रकार y के मानों में निरंतर वृद्धि होने से वक्र और y अक्ष के बीच की दूरी कम होती जाती है। इस प्रकार x अक्ष और y अक्ष दोनों ही इस वक्र की अनंत स्पर्शियां हैं। अब दूसरे वक्र y बराबर tan x को लीजिए। आप देखते हैं कि वक्र के किसी बिंदु पर x निर्देशांक जैसे जैसे π/2 के नजदीक पहुंचता जाता है, y निर्देशांक बड़ा होता जाता है। इस तरह वक्र और रेखा x बराबर π/2 के बीच की दूरी कम होती जाती है। अतः रेखा x बराबर π/2 इस वक्र की एक अनंत स्पर्शी है। उसी प्रकार रेखा x बराबर -π/2 भी इस वक्र की अनंत स्पर्शी है। कभी कभी हम वक्र की अनंत स्पर्शियां काफी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, खास तौर पर उस वक्र की जिसका समीकरण x और y वाला बहुपद हो, अर्थात जिसका समीकरण fxy बराबर 0 के प्रकार का हो, जहां fxy x और y वाला बहुपद है। अब x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त करने के लिए हमें x के अधिकतम घात वाले पद के गुणांक को लेकर उसे 0 के बराबर करना होता है। फिर y के लिए इस समीकरण को हल करना होता है। हल से हमें
x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए वक्र y बराबर 1/x लीजिए। हम इसे xy बराबर 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ x का अधिकतम घात 1 है और x की घात 1 का गुणांक y है, इसलिए y बराबर 0 x अक्ष के समानांतर एक अनंत स्पर्शी है। y में अधिकतम घात वाले पद के गुणांक को 0 के बराबर करके और x के लिए इस समीकरण को हल करके y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए वक्र xy स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 को लीजिए। इस समीकरण को हम x माइनस 2 गुणा y स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ y का अधिकतम घात 2 है, इसलिए y स्क्वायर के गुणांक को हम 0 के बराबर करेंगे, अर्थात x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 वक्र की एक अनंत स्पर्शी है जो y अक्ष के समानांतर है। अभी तक हमने वक्र के विभिन्न लक्षणों जैसे सममिति, अवतलता, उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु तथा कुछ वक्रों की अनंत स्पर्शियों पर विचार किया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यदि वक्र हमारे सामने न हो और केवल उसका समीकरण दिया हो, तब हम वक्र के लक्षणों का पता किस प्रकार लगा सकते हैं। वक्र के अनुरेखण में भी ये लक्षण काफी उपयोगी होते हैं। अनुरेखण में हमारा मुख्य काम वक्र के दिए गए समीकरण का विश्लेषण करना है। वक्र के दिए गए समीकरण से हम dy by dx और d2y by dx स्क्वायर ज्ञात करते हैं और वक्र के बारे में सभी संभव जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे वक्र की सममिति, स्पर्श रेखाएं, उच्चिष्ट, निम्निष्ट, अवतलता तथा अनंत स्पर्शियां। इन सभी जानकारियों से हमें वक्र के आकार की स्पष्ट रूपरेखा मिलती है। अब जब आप अपने आसपास अलग अलग तरह के वक्रों को देखें, तो इन वक्रों के समीकरणों को नियंत्रित करने वाले प्रतिबंधों के बारे में सोच विचार करने की कोशिश कीजिए।